नमस्कार, मैं ओम प्रकाश ढाल आप सभी बच्चों का, अभिभावकों का पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में स्वागत करता हूं। अब जब आप इस चैनल पे आ ही गए हैं, मेरी वीडियो पर आ ही गए हैं, तो ये मानता हूं कि आप विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं या मेरे को प्यार देने वाले, सहयोग करने वाले हैं। आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम एक ऐसा पाठ है जिसके अंदर हर बच्चे को हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता रहता है, ये काम आने वाली चीज़ों का ज्ञान मिलता है। ये पाठ सिर्फ विज्ञान के हिसाब से जरूरी नहीं है। देखो बच्चों, आने वाले सालों में जीवन में ऐसा होगा कि या तो आप, भगवान ना करे, आप बीमार पड़ो, पर फिर भी हमारा शरीर है ये बीमार पड़ता ही है। हमारे परिवार में कोई अपना प्यारा गैर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो इतना नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए कि हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, फेफड़े कैसे काम करते हैं। मूलतः हम इन पाठों में यही सीखने वाले हैं कि एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए कौन कौन से अंग जो है वो वाइटल ऑर्गन है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर अब तक आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियो में मैं सिर्फ किताबी ज्ञान ना डालूं और मैं दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा के सवाल है, हाँ कोई भी आम आदमी के हो सकते हैं, वो मैं इसमें डालूं। जैसे कि पथरी कैसे बन जाती है, क्योंकि किडनी में पथरी बनती है, एक पित्ताशय में भी पथरी बनती है। तो मैंने जब पाचन पढ़ाया तो उस पाचन तंत्र में मैंने पित्ताशय की पथरी आपको समझाई थी। आज मैं आपको किडनी की पथरी समझाऊंगा, जैसे कि डायलिसिस क्या होता है या किडनी का ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो ये सारे के सारे मेरे सवाल मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि ठीक है बच्चों की मदद हो, उनके अंक आए, पर बच्चों के अभिभावकों को भी नया ज्ञान मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो थोड़ा ऊपर गौर करते हैं कि मैंने हेडिंग क्या लिखी है। पार्ट 5 का जैव प्रक्रम जो पार्ट है, इसका आज का टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। और मानव उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है हर वो चीज जो हमारे काम की नहीं है और हमें उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसका मतलब है मल, मूत्र, पसीना, ये सभी चीजें उत्सर्जन है और ये हमारे काम की नहीं है। काम की होती तो हम अंदर रखते। अब मल का जो त्याग है वो हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसे हम यहाँ पे शामिल नहीं करते। हाँ, पसीना जो है वो त्वचा का तंत्र है, वो हम लोग कभी जब आगे की कक्षाओं में 11th क्लास में त्वचा पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। यहाँ पर इस कक्षा में इस स्तर पर मुख्य रूप से मूत्र का उत्सर्जन हमें पढ़ना है। मूत्र यानी कि पेशाब बहुत जरूरी तंत्र है ये, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो पेशाब के रूप में निकलता है। अब आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले कि भाई पेशाब बनता ही क्यों है। देखो प्यारे बच्चों, प्रोटीन जो हम खाते हैं भोजन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन का बना होता है। अब प्रोटीन का जब पाचन होता है तो नाइट्रोजन हमारे काम का उतना है नहीं। जितना पोषक तत्व तो हमें चाहिए था हमने रख लिया, पर बाकी जो प्रोटीन है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी नाइट्रोजन का मुख्य रूप से तो अमोनिया बनाती है, वो बहुत ही ज्यादा जहरीली है और उस जहरीली अमोनिया को हमारा लीवर जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है कम जहरीले पदार्थ में, यानी कि यूरिया बना देता है। और यह यूरिया जो कि हमारे लीवर ने बनाई है, वह यूरिया हमारे खून में घूमती रहती है। यानी जब रक्त का काम हमने पढ़ा तो हमने यह भी समझा था कि अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना रक्त का काम है। यह यूरिया रक्त में बहती भी आती है हमारी किडनियों के पास में। किडनी, वृक्क या गुर्दे, इसके 3 नाम हैं। जब किडनी में ये यूरिया पहुंचती है तो हमारी किडनी इस यूरिया को साफ कर देती है और इसको छान करके पेशाब की थैली में ले आती है, बाकी खून साफ हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, खून साफ करने के मुख्य रूप से हमारी बॉडी में 2 अंग हैं, जिसके अंदर एक तो है हमारे फेफड़े जो कि गैसों की शुद्धिकरण करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी CO2 है वो सारी CO2 फेफड़े ही निकालते हैं। तो इसका मतलब है खून को साफ करने में एक रोल तो प्ले करते हैं फेफड़े। वो तो CO2 और O2 का आदान प्रदान करवाता है। और कभी अगर पूछ ले कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता, तो प्लीज फेफड़े लिखना, क्योंकि वो उसका प्राथमिक काम है। और दूसरा शुद्धिकरण करती है हमारी दोनों किडनियां।
ये रक्त में मौजूद नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, जो जहरीले पदार्थ है, उनको हमारे रक्त से अलग करती है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनकी पोजीशन की कि भाई किडनी पाई कहां जाती है। देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो ये फ्रंट अगर देखो तो यहाँ पर पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र के बैक साइड में जो हमारी कमर आती है, इस कमर के इस जगह पर दो किडनियां पाई जाती है। ये दोनों किडनियां लगभग सेब के बीज का शेप लिए हुए होती है और हर किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम के आसपास, 140-150 ग्राम होता है। बाकी इंसान के वजन के हिसाब से वजन ज्यादा है तो किडनी थोड़ी बड़ी हो सकती है। और ये जो दोनों किडनियां है ना, इन दोनों किडनियों के अंदर एक मुख्य एक धमनी, बड़ी महत्वपूर्ण धमनी है, उसका नाम है रीनल आर्टरी। किडनी की धमनी है, उस धमनी में से ब्लड अंदर जाता है। अब यहाँ जनाब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने आपको रक्त वाले तंत्र में पढ़ाया था कि धमनियों में शुद्ध रक्त दौड़ता है, पर वो किस संदर्भ में था? ऑक्सीजन के संदर्भ में। धमनियों में ऑक्सीजन वाला रक्त दौड़ता है, ठीक है, पर जो नाइट्रोजनिक अपशिष्ट है ना, वो भी दौड़ते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि धमनी में शुद्ध खून है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है, परंतु हाँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, उसको हमने वहां कंसीडर नहीं किया था। यहाँ पे हमारी जो ये रीनल आर्टरी है ना, इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ दौड़ रहे हैं और ये जाते हैं किडनी में। किडनी के अंदर ये पूरा घूम करके साफ हो जाता है और वापस आ जाता है रीनल वेन के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी जो किडनी की धमनी अपशिष्ट पदार्थ लेकर आती है, उसको किडनी छान देती है और शुद्ध खून वापस से रीनल शिरा में डाल दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बना है ना, वो इस हमारी यूरेटर कहलाते रक्त की वाहिका है, और ये जो पाइपलाइन है ना, ये सारा का सारा मूत्र, ये मूत्र वाहिका है, और ये सारा का सारा मूत्र लेकर के यहाँ पर एक स्टोरेज है, इसको ब्लैडर कह देते हैं या मूत्राशय कह देते हैं। मूत्राशय में स्टोर हो जाता है और जब इसकी कैपेसिटी से फिल हो जाता है, भर जाता है, जब ये होल्ड नहीं कर पाता है तो हमारे ब्रेन को सूचना मिलती है कि भाई जा पेशाब करके आ। और बच्चों यहाँ पर इस जगह एक छोटा सा वाल्व होता है जो एनी टाइम मूत्र को बहने से रोकता है। हम जब चाहते हैं तब हम मूत्र से निवृत्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना जो ये रास्ता है मूत्र का, मूत्र नाल का, महिलाओं में पेशाब की नली छोटी पाई जाती है, लगभग 3.5-4 सेंटीमीटर की पाई जाती है। और महिलाओं में कई बार ऐसा होता है कि वो बस में बैठी हैं या किसी धार्मिक आयोजन में बैठी हैं तो वो 4-4, 5-5 घंटे तक पेशाब को रोक लेती है, और ये ठीक नहीं है। पेशाब को ज्यादा रोकना ठीक नहीं है, इससे ब्लैडर पे भार पड़ता है। ब्लैडर की कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा पेशाब रोक सके। जैसे ही इंपल्स पहुंचे जाएं, यूरिन को त्याग करके आए। बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करने से पहली दिक्कत तो ये होगी कि इन्फेक्शन होगा। ये तो साफ प्राथमिकता से होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने पर पेशाब में तेज जलन होना, पेशाब की नली में दर्द होना, ये सामान्य दिक्कतें आएंगी, पेट दर्द होना। चलो ये तो 4 दिन की दवाई में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर ये बार बार करते रहना तो एक टाइम के बाद में ब्लैडर का वाल कमजोर हो जाएगा, फिर छींक भी आएगी, खांसी भी करोगे तो पेशाब धीरे से लीक हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो प्लीज जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, इस बात का ध्यान रखें, पेशाब को ज्यादा होल्ड ना करें। और ये पुरुषों पर भी उतना ही लागू है। पुरुषों पर तो मैं आगे प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर और बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि हमारी कमर की तरफ 2 किडनियां पाई जाती है। इन दोनों किडनी के ऊपर टोपीनुमा एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड या अधिग्रिक ग्रंथि। बड़ी महत्वपूर्ण है, जब अपन लोग आगे अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो किडनियां हैं ये पेशाब बनाती है, मूत्राशय में पेशाब आता है और हम इसको त्याग देते हैं। यहां तक की बात ठीक है। ये चित्र हमारा हो गया, एड्रिनल, किडनी, यूरेटर, मूत्राशय। और थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं, मैंने लिखा है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम क्या है? देखिए, ये जहां पर एंट्री करता है, ये एंट्री जो है इसे कहते हैं रीनल हाइलम। तो ये जो वृक्क का ओपनिंग पार्ट है, वृक्क का बाहरी पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला, और जो एंट्री पार्ट है उसे कहते हैं रीनल हाइलम।
और इस हाइलम में सबसे ज्यादा यूरिया स्टोर रहती है, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे यूरेटर आके मिलते हैं, या सारे के सारे जो तंत्र है वो यहीं पे आके मिलता है पूरा का पूरा। तो ये यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलेगी। ये वैसे ही जैसे हाईवे पर टोल टैक्स पे भीड़ मिलती है, क्योंकि सारी गाड़ियों को वहां पे रुकना ही पड़ता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये किडनी काम कैसे करती है? मूलतः किडनी बनी होती है, किडनी के अंदर महीन महीन धागे या रेशे जैसे अंग होता है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और लगभग एक किडनी 8 से 9 लाख, कुछ किताबों में 10 लाख भी लिखा हुआ है, 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है। ये 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके खून को साफ करते हैं। अब आइए हम लोग जब नेफ्रॉन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन यानी कि वृकाणु किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और यही किडनी के मूल फंक्शन यानी कि रक्त को साफ करने का काम करते हैं। तो आइए अब अपन लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन को। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सांप जैसी मैंने संरचना बना रखी है ना, यही नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का जो मुंह है उसे कहते हैं बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर रक्त की धमनियों का एक गुच्छा पाया जाता है। ये अभिवाहिका धमनी है और यहां से गुच्छा होकर के निकल रहा है अपवाहिका शिरा के रूप में। अब होता क्या है बच्चों, ये जो धमनी पीछे से आ रही है इसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, और जब ये यहां पर पहुंचती है तो यहां पर आगे जाकर के नली बहुत संकरी हो जाती है। इस वजह से यहां तेज प्रेशर बनता है। कभी आपने बगीचे में पाइप से पानी दिया है या गाड़ी को धोया है तो आप उसके मुंह को दबाते हो, आप क्या करते हो, पाइप का व्यास छोटा कर देते हो। व्यास छोटा कर देने से प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से पानी दूर तक जाता है। यहाँ पर भी जब इसका मुंह छोटा होता है तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो इसके अंदर बहुत महीन महीन छेद होते हैं और कुछ ग्लोमेरुलस भी पावर करता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो रक्त के अंदर जो पानी है ना, और उसके साथ में घुले हुए बहुत ज्यादा यूरिया या अमोनिया या उसके अंदर कुछ और सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कोई खनिज लवण है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। और ये सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ पर ग्लोमेरुलस में। यहाँ तक की बात समझ में आई? यानी कि खून की जो पतली पतली नलियां हैं वो ग्लोमेरुलस के रूप में गुच्छा बनाती है, और ये जब बहुत ज्यादा उच्च प्रेशर बनता है तो प्रेशर से ये बोमन कैप्सूल में ये अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देती है। ध्यान देना, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लाखों नेफ्रॉन हैं और लाखों नेफ्रॉन अपनी पूरी ताकत से रक्त को साफ करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करते हैं। तो ग्लोमेरुलस छानने का काम कर रहा है, और ये जितना भी छनन है ना, निष्यंद जो है वो सारा यहाँ पहुंचा है बोमन संपुट से। अब ये बोमन संपुट की पतली पाइप से होता हुआ ये जो पहली जो घूम आती है इसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां से ये पहुंचता है कुछ काम के सोडियम, पोटेशियम और कुछ और आयन जो काम के हैं वो बॉडी वापस ले लेती है। यहां से लेकर के यहां वाले भागों में बॉडी को लेना शुरू करते हैं। भाई ये आयन काम का है, वापस ले लो, सोडियम काम का ले लो, पोटेशियम काम का है, ले लो। परंतु जब ये हेनले के लूप में एंटर करते हैं, देखिए हेनले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा तो इनका नाम हो गया हेनले का लूप। और ये बहुत ही ज्यादा पतली नली है। हेनले के लूप से जब ये छनन गुजरता है तो यहां से लगभग जितना भी पानी छाना था ना वो वापस बॉडी को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हेनले के लूप ने क्या किया, जो पेशाब का अमाउंट था वो घटा दिया। जितना पानी आया है वो सारा का सारा पानी वापस बॉडी को दे दिया। यहां तक पहुंचते पहुंचते अब पानी की मात्रा बहुत कम रही है और उसके अंदर अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ ज्यादा रहे हैं। ये फिर यहां से होते हुए आ जाते हैं और ये मुख्य मूत्रवाहिका है, और ये बाद में इसमें मिल जाती है और ये सारा का सारा मूत्राशय में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोटा मोटी आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये मूत्रवाहिका है। तो ये नेफ्रॉन का चित्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब आता है, और वो उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। अगर किडनियों का पूछे तो वो बताना। अब प्यारे बच्चों आइए कुछ सवाल ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी किडनी या गुर्दा है उससे जुड़े हुए दैनिक जीवन में ऐसे कौन से सवाल है जो आम आदमी के दिमाग में आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि हर साल आईफोन लॉन्च होता है, तो आईफोन और किडनी की बड़ी तुलना की जाती है कि आईफोन तो सस्ता है साहब, एक किडनी में आ जाता है। वास्तविकता में क्या है कि जो किडनी है वो दो पाई जाती है, किडनी जोड़े में पाई जाती है।
और मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी कारणवश एक किडनी कम हो जाए, खराब हो जाए, निकाल ली जाए, तो भी इंसान जीवित रहता है, बहुत ज्यादा उसको फर्क नहीं आता। पर हाँ देखो, गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी धीमी हो जाती है, तो वही बात है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता, उतनी भागदौड़ी वाले काम तो नहीं कर पाता, परंतु हाँ जीवित रहता है। तो इसका मतलब है जो सरफिरे लोग हैं, आईफोन के दीवाने, उन्होंने बना दिया कि जिंदा रहने के लिए किडनी जरूरी नहीं है, आईफोन जरूरी है। मैं इसका उल्टा मानता हूँ, आईफोन के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है, पर किडनी के बिना मत रहना, क्योंकि उसके बाद आपकी क्षमताएं कम हो जाएंगी। अब ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, डायलिसिस क्या होता है। आइए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जहरीला कोई पदार्थ खा लेता है, या फिर किसी ऑटो इम्यून डिजीज यानी ऐसी कोई बीमारी जिसमें हमारी बॉडी हमारे ही अंगों को नुकसान पहुंचा दे। तो अगर किसी कारणवश किडनियां उतना काम नहीं कर पा रही है ढंग से, या ब्लड जहरीला हो गया है, खून हमारा खराब हो गया, तो उसको साफ करने के लिए किडनी अगर उतनी सक्षम नहीं है, तो हमारे ब्लड को एक मशीन से साफ किया जाता है। उस मशीन पर व्यक्ति को बिस्तर पे लेटाया जाता है और धमनी में बड़ा एक प्रिक किया जाता है, छेद किया जाता है, और वहां से ब्लड जाता है उस मशीन में और घूम करके साफ होकर के और वेंस में डाल दिया जाता है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, धमनी में इसलिए प्रिक करते हैं क्योंकि धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से वो पूरा मशीन के अंदर प्रेशर से घूम के आ जाता है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं मरीज को बिस्तर पे लेटे लेटे, और पूरा ब्लड जो है वो उस मशीन से होता हुआ साफ हो जाता है। बच्चों, ईश्वर को धन्यवाद दें, इतनी किडनियां बनाई हैं, जबकि विज्ञान ने क्या मानोगे, अलमारी जितनी किडनी है वो, कितनी बड़ी मशीन है, और फिर भी उतनी परफेक्ट काम नहीं करती है। वो ब्लड आधा कंज्यूम कर लेती है, अच्छी सफाई नहीं करती है। ठीक है, मजबूरी है, यदि किडनी खराब है तो फिर आदमी क्या करेगा, परंतु मैं फिर कहता हूँ, कद्र करो शरीर की, बेशकीमती है। आप करोड़ों रुपए लेकर भी और देकर भी वैसे अंग नहीं बना सकते जैसे माँ के गर्भ में बने थे। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा कृत्रिम प्रोसेस है जो कि खून साफ करने के काम आता है, जबकि हमारी किडनियां काम नहीं करें। चलिए अगला, वृक्क या गुर्दे की पथरी कैसे बनती है। बात तो सही है। देखो, वृक्क या गुर्दे में पथरी कैसे बनती है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मूलतः पथरी जो है वो, जैसे पित्ताशय की पथरी तो मुख्यतः क्या है कि वसा है, कोई बहुत ज्यादा चिकनाई खा रहा है तो वो चिकनाई और साथ में फिर कैल्शियम कार्बोनेट के और ऑक्सलेट आदि क्या है कि उनके ऊपर लेयर चढ़ती रहती है, पथरी बन जाती है। लेकिन जो किडनी है ना, उसके अंदर यूरिया, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में ऑक्सलेट, और ये सारे के सारे दाने धीरे धीरे इकट्ठे होकर के पथरी बना देते हैं। क्या कारण है, देखिए, कोई बंदा पानी नहीं पीता, पानी बहुत कम पीता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में यूरिया कंसंट्रेट ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो पथरी बनेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ये खान पान की वजह से भी हो सकता है, ऐसी चीजें खाई जा रही है जिसकी वजह से पथरी बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और कुछ व्यक्तियों में ये जेनेटिक होती है, किसी के परिवार में पथरी है तो फिर वो जेनेटिकली है, उन बच्चों में पथरी जल्दी बनती है, और किसी के नहीं बनती तो वही खान पान खाकर भी नहीं बन रही है। तो इसलिए भाईरे मत दीजिए मावड़ ली दोष, कर्मारी रेखा न्यारी नारी वाली बात है। परंतु फिर भी अच्छे कर्म करो, ताकि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो लोग तुम्हारे पक्ष में रहे, कहे कि नहीं समय माड़ा था, आदमी तो अच्छा ही था। तो पथरी का किया क्या जाए, कुछ नहीं, खूब पानी पिया जाए। खूब पानी पियो तो पथरी बनेगी ही नहीं, संभावना यही है। खूब पानी पीजिए, दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास 10 गिलास पानी पीजिए। जितना पानी पियोगे खून भी साफ रहेगा, पथरी बनने की संभावना नहीं रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी। और साहब, अभी तक तो पानी सस्ता है, मिल रहा है, बहुत पैसे नहीं लगते, जबकि ये बड़ा कीमती है। तो मैंने आपको बता दिया पथरी कैसे बनती है। गुर्दे की पथरी के लिए ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पित्ताशय में तो हम काट के पित्त निकाल देते थे, पित्त की थैली निकाल देते थे। गुर्दे के लिए फिर बाद में एक तार डाल करके पथरी निकाली जाती है, उसको लेजर से तोड़ा भी जाता है, पर वो ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, महंगा भी पड़ता है। तो इसलिए प्लीज अपने गुर्दों को सुरक्षित रखें, थोड़ा उसमें रिस्क रहती है गुर्दे के खत्म होने की। पेशाब का रंग जो है वो पीला होता है, आप सभी जानते हैं। हाँ, खूब पानी पियोगे तो फिर पेशाब का रंग ट्रांसपेरेंट आएगा, सफेद आएगा, ये अच्छी बात है। पेशाब का रंग साफ सफेद ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई दवाई लेते हैं, हमारी दवाइयों का जो मैक्सिमम उत्सर्जन होगा वो मल और मूत्र से होता है, तो मूत्र में वो दवाई निकलेगी तो इस वजह से वो रंग पीला दिखाती है। और इसका पीएच जो है वो 4.8 होता है, इसी वजह से पेशाब का जो नेचर है वो अम्लीय होता है।
पेशाब का नेचर अम्लीय है, पेशाब का रंग पीला क्यों है, यूरोक्रोम एक खास प्रकार का केमिकल है, उसकी मौजूदगी के कारण है। और पेशाब की जो जो बदबू है वो है अमोनिया के कारण। तो आप अपने स्कूल के जब टॉयलेट्स में जाते हो तो वहां पे नाक में जलन पैदा करने वाली बदबू आती है, अमोनिया के कारण है साहब वो। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? देखिए, ध्यान तो सभी रखते हैं, फिर भी किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, जिससे किडनियां खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो अगर किडनी खत्म हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है? देखिए, मुझे पहली झलक याद आती है, मैं बड़ा छोटा था तो अनिल कपूर साहब की एक मूवी आई थी साहब करके। साहब मूवी, उसका गाना एक बड़ा हिट गाना है कि क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। तो उस मूवी में मैंने देखा था कि वो साहब फुटबॉल खेलते थे और बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो काम धाम ज़्यादा करते नहीं है। परिवार में बहन की शादी है, पैसों की आवश्यकता है, और अनिल कपूर साहब अपनी किडनी डोनेट करते हैं किसी अमीर व्यक्ति को, और वो बदले में 50,000 रुपये देता है और वो पैसे अपने घर पे ला के देते हैं। मुझे तब की पहली झलक याद आती है कि हाँ, इसका मतलब किडनी डोनेट की जा सकती है। फिर उसके बाद 2000 के आसपास एक मूवी आई थी सलमान खान की, जलवा में ऋषि कपूर सलमान खान के फादर साहब बनते हैं और उनकी किडनियां खराब हो जाती है, सलमान खान अपनी किडनी देते हैं। अब मैं वास्तविक जीवन में आता हूँ, मेरे कुछ मित्र और ऐसे जानकार भी है, गांव में परिचित है, जिनमें से किसी की किडनी खराब हुई तो माता ने, भाई ने, पिता ने, मतलब एकदम निजी रिश्तेदार, क्लोज ब्लड रिलेशन जो होता है, उनकी किडनी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। हर किसी की किडनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, दोगे तो कुछ दिनों में, महीनों में बॉडी ही उस किडनी को दोबारा मार देगी। अब जाहिर सी बात है, लाखों रुपए का ऑपरेशन है, सफलता की भी गारंटी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। खुद की ही जिसके टिश्यू मैच करे, खुद की अगर फैमिली ट्री का कोई मेंबर है तो खुद की बॉडी उसको चांसेस है कि एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो किडनी बॉडी में काम करती रहती है। शुरू में तो बॉडी को ऐसी दवाएं दी जाती है जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम डीएक्टिव रहे। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, दूसरी बीमारियां जल्दी गिरफ्त में लेती है। इसी वजह से ऑपरेशन के कई महीनों तक व्यक्ति को मास्क लगाना, खान पीन में परहेज करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना, या धूल मिट्टी आदि चीज़ों से बचना, ये सब की जो है वो सलाह दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि किडनी दोनों खराब हो जाती है तो निजी परिवार के मेंबर की किडनी लगाई जा सकती है। अच्छा, हमने ये भी सुना हुआ है, कई बार अखबार में आता है कि फला व्यक्ति, कोई बच्चा ब्रेन डेड हो गया और उसके अंग दिए गए, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, आंखें हैं, तो ये इससे कई लोगों को जीवन दान मिला। तो अंगदान के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हाँ, अगर डेड बॉडी में से 48 घंटे से पहले अगर किडनी निकाल ली जाए तो वो काम आ सकती है, और टिश्यू मैच कर जाए तो बल्ले बल्ले है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू मैच नहीं करे तो वो काम नहीं आएगी। इसी प्रकार से हृदय का भी, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई बार एग्जाम में आता है ग्रीन कॉरिडोर क्या है। देखिए, हमें पता है कि ये कुछ ही घंटों के अंदर, अगर बॉडी से निकाला है तो कुछ घंटों के अंदर इसको शिफ्ट करना जरूरी है। तो ऐसी केस के अंदर आमतौर पे एयर मार्ग से जो है वो अंग को लेकर जाया जाता है। जैसे मान लो बीकानेर से किसी हार्ट को दिल्ली ले जाना है, तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज से लेकर जाओ, आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक के रास्ते में 2 घंटा लग जाएगा। तो उस रास्ते को एकदम ग्रीन सिग्नल कर देते हैं, वहां पे हर मोड़ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और एम्बुलेंस एकदम सुपर फास्ट स्पीड से जाती है। ये जो ट्रैक बनाते हैं ना, जिसके अंदर पुलिस वाले सबको रोक देते हैं ट्रैफिक को, इसे कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। तो कोशिश करते हैं कि भाई 15 मिनट में ये एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से आधे पौन घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आगे उस आदमी का जान बच जाएगी। तो ठीक है बच्चों, जितना मुझे पता था, जितना मेरे में ज्ञान था, जितना मैंने सीखा, उतना मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो सीखी भी है, परंतु अभी दिमाग पे याद नहीं आई तो मैं नहीं बता पाया, परंतु मेरे वीडियो देखते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।